नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज सुबह एक बार फिर से दिल्ली और नोएडा के स्कूलों में बम की धमकी भरी कॉल और ईमेल मिलने की खबर है। तो यह बड़ी खबर पूर्वी दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं, जहां एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल में धमकी मिली है बम से उड़ाने की। और इस बार यह मामला पूर्वी दिल्ली का है, जिसके बारे में हमने आपको बताया। एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल समेत नोएडा के शिव नादर स्कूल में भी यही मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बम की जानकारी ईमेल के जरिए दी गई है। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की टीमें मौके पर पहुंची और पूरे कैंपस की तलाशी ली। जांच में टीम को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। फिलहाल स्कूल मैनेजमेंट ने सभी बच्चों को घर भेज दिया है और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लागू कर दिए। तो यह खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली और नोएडा के स्कूलों से जुड़ी हुई, जहां बम मिलने की अफवाह ने एक बार फिर से लोगों को अचंभे में और परेशानी में डाल दिया है। मामला नोएडा के शिव नादर स्कूल का है। पूर्वी दिल्ली के एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल का भी कमोवेश यही हाल है, जहां बम मिलने की धमकी मिली है और उसके बाद पूरे स्कूल को खाली कराया गया, बच्चों को घर भेज दिया गया है और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स लागू कर दिए गए। यहाँ पर आया था और क्या कुछ आप लोगों ने फाइंडिंग्स की अब तक? देखिए, आज सुबह एक सूचना मिली थी शिवनादर स्कूल से 8 सवा 8 बजे करीब कि यहाँ पर बम की सूचना है। इस पर तुरंत हमारे सारे स्टाफ, मैं एडिशनल, हमारे डीसीपी, एसीपी, बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड, फायर सर्विस, सभी लोग आए और इसे थारोली चेक कर लिया गया। कहीं कुछ नहीं मिला है। ये एक गलत सूचना जिसमें कॉल आती है, ईमेल आता है, उसके द्वारा ये आई थी। और इस समय एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो मुझे लगता है किसी बच्चे वगैरह की भी शरारत होगी, पर फिर भी इसे हम सीरियसली ले रहे हैं और इसका पता लगा रहे हैं। सर, सर्वर के लिए साइबर टीम को लगा दिया गया है? हाँ, लग गई है टीम। जैसे ही आई सबसे पहले वहीं सूचना भेजी गई, उधर साइमल्टेनियसली यहाँ चेकिंग भी शुरू कर दी गई। सर, कुछ वैसे ही मेल है जिस तरीके का अभी कुछ दिन पूर्व दिया गया था, ये इससे अलग है? नहीं, ये इससे अलग है और बहुत अजीब टाइप का है और इसमें जैसे साउथ इंडियन टाइप का कुछ लिखा हुआ है, पर वो तो आगे इन्वेस्टिगेशन से पता चल पाएगा। ठीक सर, थैंक यू। तो स्कूलों में बम मिलने की अफवाह एक बार फिर दिल्ली से और नोएडा से सुनाई दे रही है और इस बार यह मामला दो स्कूलों से फिलहाल जुड़ा हुआ है, नोएडा के शिवनादर स्कूल और पूर्वी दिल्ली के एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल, जहां ईमेल और कॉल के जरिए बम मिलने की धमकी मिली है। इसके बाद फौरन पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे स्कूल को खाली करा दिया गया, इन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को घर भेज दिया गया और वहां पर जो भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इसके तहत होते हैं उसे लागू कर दिया गया। हमारे संवाददाता पी रजत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। रजत, तो देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। स्कूलों में बम की मिलने की धमकी, अफवाह, इस तरह बहुत सारी चीज पहले भी आते रहे। इस बार फिर से यह मामला गूंजा है। क्या कुछ है पूरा मामला और निकल कर क्या कुछ सामने आया? कोई गिरफ्तारी वगैरह, जो भी अपडेट है दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए, बिल्कुल एनसीआर की बात की जाए तो अक्सर हम देखते हैं कि मेल पर जो खबरें हैं स्कूल को बम उड़ाने की धमकी आती है। तो यानी कि परसों भी एक मेल आया था जिसमें नोएडा पुलिस ने एक बच्चे को गिरफ्तार किया है, उसके द्वारा मेल भेजा गया था। एक मेल आज और आया जो कि 108 जुड़ा हुआ है, शिवनादर स्कूल है। तो ऐसे में आखिर मेल भेजने का मकसद क्या होता है? पुलिस वो टटोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो कल आरोपी गिरफ्तार किया उसका मकसद कुछ और ही था। उसका कहना था कि हम स्कूल नहीं जाना चाह रहे थे, तो वो चीज सामने आई। लेकिन आज की बात की जाए तो जो दिल्ली के भी स्कूल है जिसमें मेल आया है, साथ और नोएडा का भी है। यानी कि जब मेल आया है तो स्कूल प्रशासन ने तमाम जो पेरेंट्स को जानकारी दी है कि आज स्कूल बंद रहेगा और जो मौके पर पहुंची पुलिस, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है, छानबीन शुरू की है। अभी तक की माने तो जो नोएडा डीएम है, जो नोएडा डीएम और साथ ही जो नोएडा डीसीपी है, वो मौके पर पहुंचे। जांच पड़ताल में अभी तक कोई भी ऐसा दस्तावेज या कोई भी ऐसा बम है वो नहीं मिला है। तो यानी कि जो मेल था वो फेक था, लेकिन हड़बड़ी है वो इस कदर मच चुकी थी मानो की, क्योंकि सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा होता है। अक्सर हम देखते हैं कि नोएडा का कोई भी स्कूल होता है तो वहां पर अक्सर मेल है वो आती रहती है। यानी कि नोएडा में हर 2 से 3 महीने के अंतराल ये जो मेल है, फर्जी मेल है,
तो सामने आती है। तो साइबर जो पुलिस है वो लगातार ट्रैकिंग कर रही है। तो ऐसे में पुलिस का कहना है कि आज जो मेल आया है वो हम ट्रैक कर रहे हैं, आखिर किसके द्वारा मेल भेजा गया, मेल भेजने का मकसद क्या है। तो जांच के बाद ही जो आरोपी होगा हम उसे गिरफ्तार करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद रजत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। दिल्ली में कल चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल्स बीजेपी के जीत का संकेत दे रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की काउंटिंग से पहले आम आदमी पार्टी ने अपने सभी 70 उम्मीदवारों की अहम बैठक बुलाई है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां आम आदमी पार्टी ने सभी 70 उम्मीदवारों की अहम बैठक बुलाई है। कल चूंकि नतीजे आने वाले हैं, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक ऑपरेशन लोटस के आरोपों के बीच बुलाई गई है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में मतदान के एक दिन बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आपके 7 विधायकों के फोन कर उन्हें 15 करोड़ रुपए के ऑफर देने का आरोप लगाया है। आप नेता ने दावा किया है कि बीजेपी ने दिल्ली में अपना ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में हम नाम और सबूत भी साझा करेंगे। संजय सिंह ने कहा, आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को बीजेपी से फोन आए हैं, जिन्होंने उन्हें आम आदमी पार्टी छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने के लिए 15 करोड़ रुपए देने की पेशकश की है। हमने विधायकों से ऐसी ऑडियो कॉल रिकॉर्ड करने और इसके बारे में शिकायत करने के लिए कहा है। अगर कोई उनसे मिले तो छुपे कैमरे से उसका वीडियो बना ले। बीजेपी ने वोटों की गिनती से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है और देश के बाकी हिस्सों की तरह दिल्ली में भी बीजेपी ने पार्टियां तोड़ने की राजनीति शुरू कर दी है। वहीं संजय सिंह के आरोप के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भी आरोप लगाया कि हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आतिशी ने कहा कि अगर गाली गलौज पार्टी की 50 से ज्यादा सीटें की बात पर हो रही है तो यह हमारे प्रत्याशियों को संपर्क करके तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। यह दिखा रहा है कि एग्जिट पोल एक साजिश है आम आदमी पार्टी के विधायक तोड़ने की। उधर आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी को पता है कि वो हार रही है, इसलिए निराशा में बेबुनियाद आरोप लगा रही है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों पर अब उनसे माफी की मांग की है। बीजेपी ने कहा है कि आप माफी मांगे या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। हमारे साथ हमारे इनपुट हेड राजीव शर्मा जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। राजीव जी, तो देखिए अब तो वो घड़ी आ ही गई है जिसका तमाम लोगों को इंतजार है, दिल्ली वासियों के साथ दिल्ली के राजनेताओं को भी। कल चुनावी नतीजे आ जाएंगे, लेकिन अब चुनावी नतीजे के बाद की यह जो कवायद शुरू होनी थी वो पहले ही हो गई है। आप इसके बारे में अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा, लेकिन दर्शकों को उसके पहले एक बार क्या कहा संजय सिंह ने ये अभी सुना देते हैं। 7 विधायकों के पास 15-15 करोड़ रुपए लेकर पार्टी छोड़ने का, पार्टी तोड़ने का, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर अब तक आ चुका है। 7 विधायकों के पास, आम आदमी पार्टी के 7 विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास फोन आया भारतीय जनता पार्टी के उन तत्वों के द्वारा। एक दो से मुलाकात करके भी ऑफर दिया गया कि जिसमें कि वो 15 करोड़ रुपए देने के लिए बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ तोड़फोड़ करके सरकार बनाने के लिए शामिल होने की बात कर रहे हैं। तो सुना आपने संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। हमारे साथ राजीव शर्मा हमारे इनपुट हेड जुड़े हुए हैं, उनका रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। राजीव जी, वही सवाल है, अब देखिए अब चुनावी रिजल्ट आने वाला है कल और ये सब सारी बातें, ऑपरेशन लोटस, ये वो विधायकों को तोड़ने, ये सारी बातें कमोवेश हम देखते हैं कि चुनावी रिजल्ट के बाद ज्यादा इस पर बातचीत की जाती है। यहाँ तो एक कदम आगे ही है, सब पहले ही अब इसके बारे में बात करने लगे। ये किस ओर इशारा कर रहा है? पार्टी का खासतौर से संजय सिंह का ये जो आरोप है, ये बड़ा बेतुका सा आरोप दिखाई देता है। कुणाल जी, अब 2 चीजें हैं।
कि या तो इन्हें ये लगता है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी बराबर के सीट जीत के आ रही है और बीजेपी को जो 5-6 विधायकों की जरूरत है उसमें ये इनके विधायक इसलिए से अभी से तोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये देखिए, भारत में दल बदल विरोधी कानून लागू है और दल बदल विरोधी कानून ये कहता है कि किसी भी पार्टी के 2/3 से कम अगर विधायक पार्टी छोड़ के जाते हैं तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है। अभी रिजल्ट नहीं आए हैं, अभी पता नहीं चला है कि किस पार्टी के कितने विधायक जीत के आ रहे हैं। उससे पहले ये कह देना कि 7 विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर मिला है, तो ये बड़ा बेतुका है। अगर इनके 20 भी विधायक जीत करके आते हैं तब भी जो 7 विधायक अगर इन्हें ऑफर दिया भी गया है तो ये अयोग्य घोषित हो जाएंगे, दल बदल विरोधी कानून लागू हो जाएगा। राजीव जी, तो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जीत का विश्वास है या हार की निराशा है। अभी ये बात मुझे तो ये लगता है कि ये पहले से तय करके बैठे हुए हैं कि ये हार रहे हैं और एक वितंडा बनाना है, उसकी भूमिका तैयार कर रहे हैं कि जब हार जाए तो ये वितंडा इस तरीके का बना के खड़ा कर दें। और अगर इस परिस्थिति में हो कि इनके 10-12 विधायक जीत के आए तो ये कहें साहब देखो 7 विधायक को हमें तोड़ने की हमारी कोशिश है, हमारे आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश हो रही है। तो ये की वितंडा है, ये वितंडा खड़ा किया जा रहा है। और ऐसा कम से और कोई आरोप लगता तो ठीक है, लेकिन इस तरह के आरोप से आम आदमी पार्टी अपनी ही साख को बट्टा लगा रही है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और अब बात अयोध्या की प्रतिष्ठापूर्ण सीट यानी मिल्कीपुर सीट को लेकर क्या मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी ने हार स्वीकार कर ली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सपा सांसद अवधेश प्रसाद, पूर्व मंत्री पवन पांडे और सपा के जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें जिला अध्यक्ष ने चुनाव को निरस्त कर पुनः चुनाव कराने की मांग की है। सपा जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव ने कहा, यह चुनाव इतिहास का काला अध्याय होगा। अगर यही सब करवाना था तो क्या जरूरत थी चुनाव करवाने की? क्या जरूरत थी मुख्यमंत्री के 6 बार आने की? क्या जरूरत थी 7 मंत्री लगाने की? क्या जरूरत थी 40 विधायकों को मैदान में उतारने की? वहीं सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि चुनाव में सरकार ने बूथ कैप्चरिंग करवाई, सपा कार्यकर्ताओं को पिटवाया, सपा एजेंट को बूथ से बाहर निकाला गया। यहाँ पर पुलिस के लोग बीजेपी कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे थे। फिर भी मैं अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने डट कर मुकाबला किया, नहीं तो मिल्कीपुर सीट पर जीत का इतिहास बनता। जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा नेताओं ने बात कही, उस तरह से यह माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर सीट से अपनी हार स्वीकार कर ली है। हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। आनंद, तो देखिए, अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव के साथ अयोध्या की यह प्रतिष्ठित सीट मिल्कीपुर का भी चुनाव हुआ था। उधर भी ऑपरेशन लोटस की बात हो रही है और इधर इस तरह से इशारा किया जा रहा है जैसे मानो कि पूरा मामला ही खत्म हो गया। एक काले अध्याय की तरह इस चुनाव को देखा जा रहा है। लोकतंत्र के लिए तो ये बेहद ठीक नहीं है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की इस विचारधाराओं का क्या असर है वहां की जनता पर और क्या कह रहे हैं लोग? बिल्कुल कुणाल, देखिए जिस तरह के वक्तव्य, जिस तरह के बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार आ रहे हैं मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर, इससे कहीं ना कहीं ये जाहिर हो रहा है कि मिल्कीपुर को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है समाजवादी पार्टी और उन्हें हार को लेकर आशंका है ऐसी, क्योंकि जिस तरह से लगातार बयानबाजी, न सिर्फ चुनाव खत्म होने के बाद लगातार कुणाल बयान आ रहे हैं, बल्कि जब चुनाव चल रहा था उस समय भी प्रशासनिक हस्तक्षेप के आरोप लगे और ये कहा गया कि बलपूर्वक भारतीय जनता पार्टी बूथों पर कब्जा कर रही है। अखिलेश यादव के कल का वक्तव्य आप सुनिए कुणाल, तो अखिलेश यादव ने स्पष्ट तौर पर चुनाव आयोग को घेरे में ले लिया और जिस तरह की एक टिप्पणी चुनाव आयोग के खिलाफ की है, उससे ये समझा जा सकता है कि अब तक की सबसे कड़ी टिप्पणी, सबसे आप ये कह सकते हैं कि विवादित टिप्पणी अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लेकर की है, जो उन्होंने कल बयान दिया है। उसके बाद कहीं ना कहीं मिल्कीपुर को लेकर इससे जाहिर होता है कि समाजवादी पार्टी के मन में एक शंका है, पर ये शंका या जो ये बयान लगातार आ रहे हैं कुणाल, वो इसलिए भी जायज है क्योंकि जिस तरह
अब ये लड़ाई हुई है। आप ये देखिए कि मिल्कीपुर की वो सीट है जहां से अवधेश प्रसाद विधायक हुआ करते थे, जो वर्तमान में सांसद हैं फैजाबाद के। वो फैजाबाद जहां अयोध्या की सीट आती है, जिसकी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी को काफी बातें झेलनी पड़ी थी विपक्ष की। अब अगर अवधेश प्रसाद की खाली की हुई सीट जहां से उनके बेटे स्वयं लड़ रहे हैं चुनाव, अगर वो समाजवादी पार्टी के हाथ से खिसक जाती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को यह मौका मिलेगा कि एक कमबैक का मौका मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ये बताने में लोगों को सफल होगी कि जो फैजाबाद की हार थी वो एक सिर्फ मिथक थी, और अब जो नतीजा मिल्कीपुर का है वही नतीजा है। ये एक सेटबैक हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए, और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी लगातार बयानबाजी उसके नेता कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और अब पटाक्षेप तो कल हो ही जाएगा, नतीजे जो आएंगे उस हिसाब से। लेकिन बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, आपका आनंद। और अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, फौरन लौटते हैं। और आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की मुसीबत बढ़ती दिख रही है। अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अभिनेता सोनू सूद से जुड़ी हुई, जहां पंजाब स्थित लुधियाना की अदालत ने सोनू सूद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मामला धोखाधड़ी से जुड़ा है। एक्टर सोनू सूद धोखाधड़ी के एक मामले में गवाही देने नहीं पहुंचे थे। इसके बाद पंजाब के लुधियाना के न्यायिक मजिस्ट्रेट रमनप्रीत कौर ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको अभिनेता सोनू सूद से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां गवाही देने के लिए नहीं पहुंचने पर सोनू सूद के खिलाफ ही वारंट जारी किया गया है। लुधियाना अदालत ने ओशीवारा पुलिस स्टेशन अंधेरी वेस्ट मुंबई के प्रभारी अधिकारी को सोनू सूद को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। आदेश में लिखा है, आपको निर्देश दिया जाता है कि आप इस वारंट को 10/2/2025 को या उससे पहले तक तामील कराए। साथ ही इस बात का प्रमाण पत्र भी दें कि इसे किस दिन और किस तरह से निष्पादित किया गया है, या यह क्यों निष्पादित नहीं किया जा सका है। मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होनी है। दरअसल लुधियाना के एक वकील राजेश खन्ना ने 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप है कि मुख्य आरोपी मोहित शुक्ला ने उन्हें रिजिका कॉइन में निवेश करने का लालच दिया था। अदालत ने इस मामले में सोनू सूद को गवाही देने के लिए तलब किया था, लेकिन एक्टर सोनू सूद समन के बाद भी अदालत नहीं पहुंचे। तो अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ वारंट जारी हुई है, और सोनू सूद की मुसीबत अब लगता है बढ़ती हुई नजर आ रही है। पंजाब के लुधियाना कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। साफ तौर पर इस वारंट पर को तामील करने के लिए मुंबई के पुलिस अधिकारियों के ऊपर भी निर्देश जारी किया गया है। उन्हें यह पूछा गया है कि आप इसका तामील करें, यह जो आदेश है इस पर तामील करें, और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो उसका भी कारण बताएं। 10 फरवरी को अगली सुनवाई होनी है, और यह पूरा मामला धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है, जिसमें सोनू सूद की गवाही की जरूरत थी, और सोनू सूद गवाही देने नहीं पहुंच पाए थे। लुधियाना से जुड़ा यह मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। धोखाधड़ी से जुड़ा मामला है। सोनू सूद धोखाधड़ी के एक मामले में गवाही देने नहीं पहुंचे थे, और इसी के बाद पंजाब के लुधियाना के न्यायिक मजिस्ट्रेट रमनप्रीत कौर ने वारंट जारी किया। लुधियाना अदालत ने ओशीवारा पुलिस स्टेशन अंधेरी वेस्ट मुंबई के प्रभारी अधिकारी को सोनू सूद को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। हमारे संवाददाता विपन ओंकारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपन, देखिए, अजीब विडंबना है, यह वही अभिनेता सोनू सूद है जिन्हें कोरोना काल के समय हीरो कहा जा रहा था। इन्होंने हीरो की तरह काम भी किया था, गजब का प्रोजेक्शन था। अब यह वही अभिनेता सोनू सूद है जिनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है। आखिर ऐसा मामला कैसे निकलकर सामने आया, क्या कुछ है यह पूरा मामला, इसके ऊपर अपडेट दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल कुणाल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया जो है इस समय सोनू सूद को मजबूरों का, गरीबों का मसीहा मानती है, वहीं सोशल मीडिया पर जो कल एक वीडियो देख दो कि उनको फंड इकट्ठा के लिए उनको कहाँ से तोड़ रखा गया।
कई सोशल इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि कई बार ये ऐसा भी होता है कि जब कोई आदमी की पूरी चढ़ाई होती है तो उसको नीचे गिराने के लिए भी बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा ही सामने मामला तो सामने आया कि उसके ऊपर जो है गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए हैं और उसको 10 फरवरी को लुधियाना की कोर्ट में पेश होने के लिए भी जो है भेज दिया गया है। अब देखना होगा कि 10 फरवरी को सोनू सूद पेश होते हैं या क्या होता है और क्या बयान देते हैं, वो आगे आने वाली बात में पता चलेगा। लेकिन अभी सोशल मीडिया पर जो ये वायरल हो रहा है, ये वीडियो सामने आ रहा है कि गवाही के तौर पर इनको बुलाया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विपिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर राउज एवेन्यू कोर्ट से जुड़ी हुई, जहां पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ सिख विरोधी दंगों के एक मामले में आज अपना फैसला सुनाया जाएगा। मामला 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके में पिता पुत्र की हत्या से जुड़ा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राउज एवेन्यू कोर्ट आज एक अहम फैसला सुनाएगा पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार से जुड़ी हुई, जहां सिख विरोधी दंगों के यह मामले में 1 नवंबर 1984 का मामला सरस्वती विहार इलाके में पिता पुत्र की हत्या से जुड़ा है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा आज इस पर अपना फैसला सुनाने वाली हैं। 31 जनवरी को अदालत ने सरकारी वकील मनीष रावत की अतिरिक्त दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। अधिवक्ता अनिल शर्मा ने दलील दी थी कि सज्जन कुमार का नाम शुरू से ही इनके पास नहीं था। इस मामले में विदेशी भूमि का कानून लागू नहीं होता और गवाह द्वारा सज्जन कुमार का नाम लेने में 16 साल की देरी हुई है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि सज्जन कुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने का मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए लंबित है। अधिवक्ता अनिल शर्मा ने वरिष्ठ अधिवक्ता एच.एस. फुल्का द्वारा उद्यत इस मामले का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि असाधारण स्थिति में भी देश का कानून ही प्रभावी होगा, न कि अंतर्राष्ट्रीय कानून। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1984 में दिल्ली में 2700 सिख मारे गए थे। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विवेक, तो एक बेहद अहम यह मामला और इस पर संभवतः आज फैसला आ सकता है। मामला सज्जन कुमार से जुड़ा हुआ है, वही सज्जन कुमार जो दिल्ली में हुए दंगों के आरोपियों में से एक रहे। यह पूरा मामला है क्या और इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है विवेक? दरअसल अभी हम आपको लेटेस्ट अपडेट ये बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट अब इस मामले पर 12 फरवरी को अपना फैसला सुनाएगी, क्योंकि ये पिछली 3 बार से ऐसा हो रहा है। और इससे पहले 21 जनवरी को भी इस मामले की सुनवाई लगी हुई थी और पिछली सुनवाई में ही जो प्रोसिक्यूटर थे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उन्होंने कहा था कि कुछ दस्तावेज और हमें जमा करने हैं इस मामले में, क्योंकि जो जांच हुई थी उस जांच के आधार पर कुछ नए दस्तावेज और कुछ गवाह हैं जिनकी डिटेल हमें रखनी। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले को आज के लिए रख दिया था। तो फिलहाल आज इस मामले में जो दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट कोई आदेश जारी नहीं करेगी। हालांकि जो ये मामला है, इस मामले में जो राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जो सज्जन कुमार है उनके खिलाफ आईपीसी की कई धाराएं हैं। नहीं, बिल्कुल, हाँ, नहीं, ठीक है विवेक, जब मामले की सुनवाई होगी उस वक्त फिर से हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को लेकर बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट के ब्याज दर में कटौती का ऐलान किया है। रेपो रेट में 0.25% की कमी की गई है। 5 साल बाद रेपो रेट में कटौती किया गया है। अब आपके लोन की ईएमआई कम हो सकती है, साथ ही फिक्स डिपॉजिट के ब्याज पर भी असर दिख सकता है। केंद्रीय बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक बुधवार से ही चल रही है। इस बैठक में रेपो रेट, महंगाई और जीडीपी को लेकर चर्चा की जा रही है। ऐसा माना जा रहा था कि भारतीय रिजर्व बैंक इस बैठक में बड़ा फैसला लेगा और आज यानी 7 फरवरी को रेपो रेट में कटौती का ऐलान कर सकता है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह गुरुवार को महाकुंभ 2025 में भाग लेने के लिए महाकुंभ नगर पहुंचे। उन्होंने अपने आगमन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए इस दिव्य आयोजन को ऐतिहासिक और दुर्लभ आध्यात्मिक अवसर बताया। मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों और विधायकों के साथ त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। उन्होंने इस अवसर पर देश की शांति, समृद्धि और एकता के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा कि महाकुंभ केवल एक मेला नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था का महान संगम है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन की दिव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा पूरे देश को जोड़ने का कार्य करती है। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने महाकुंभ में पहुंचकर वहां पवित्र स्नान किया। उन्होंने महाकुंभ 2025 की दिव्यता और भव्यता की सराहना की, उसे ऐतिहासिक आयोजन बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी
इनके नेतृत्व में महाकुंभ का यह आयोजन अपने आप में एक मिसाल है। करोड़ों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, उन्हें उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इस सुव्यवस्थित आयोजन के लिए उन्होंने मोदी योगी सरकार को धन्यवाद दिया। केंद्रीय मंत्री ने संगम स्नान के बाद कहा कि यह आयोजन भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की दिव्यता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस स्तर का आयोजन करना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन योगी सरकार ने इसे पूरी तरह सफल बनाया है। जगह जगह डिजिटल सूचना केंद्र लगाए गए हैं। स्वच्छता अभियान, सुरक्षा व्यवस्था और परिवहन के बेहतरीन प्रबंधों ने श्रद्धालुओं के अनुभव को और भी सुखद बना दिया है। ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी कैमरों का उपयोग भी किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। श्रद्धालुओं ने भी योगी सरकार की व्यवस्थाओं की सराहना की है। सरकार द्वारा बनाई गई आधुनिक सुविधाओं और स्वच्छ वातावरण ने इस महापर्व को और भी भव्य बना दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की व्यवस्थाओं की खुलकर उन्होंने प्रशंसा की और इसे सुव्यवस्थित महाकुंभ बताया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। नमस्कार।